अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो मेरे बच्चे एनईडी यूनिवर्सिटी के पास पेपर की सॉल्यूशन की सीरीज शुरू की जा रही है। आगे चल के आपका एनईडी यूनिवर्सिटी का राउंड 1 भी आने वाला है, जो कि एक्सपेक्टेड है 24 से स्टार्ट होगा और उसके बाद राउंड 2 भी आएगा। तो जाहिर है ये जो पास पेपर्स हैं जो माजी में एनईडी यूनिवर्सिटी के जो इंट्रेंस टेस्ट के अंदर पूछे गए हैं, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे मिल रहे होंगे। ठीक है। मैं ऑब्वियस सी बात है, मेरा बेटा चूंकि मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स है तो मैं आपको फिजिक्स का पोर्शन सॉल्व करा रहा हूँ। ये जितने भी पास पेपर्स हैं इनके बारे में आपने ये जहन में रखना है, ये सारे के सारे हमारे पास कहाँ से आए हैं। ये मेरे बच्चे सारे के सारे रिक्रिएटेड पास पेपर्स हैं। ठीक है। आपने डिफरेंट जगहों पे देखे होंगे रिक्रिएटेड पास पेपर्स आपको बिखरे हुए डिस्पर्स्ड फॉर्म में मिलते हैं। यहां पर मैं आपके लिए सारे के सारे ईयर वाइज कंपाइल करके उनको सॉल्व कराते हुए लाऊंगा। चाहे वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो, चाहे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो, सब हम इसके अंदर सॉल्व कर रहे होंगे। ये सारे के सारे अपलोड होते रहेंगे इंशाल्लाह। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा वैसे वैसे अपलोड होते जाएंगे। ठीक है। इसके अंदर वो सारे के सारे पेपर भी होंगे जो कि कंप्यूटराइज्ड हैं और वो भी होंगे जो कंप्यूटराइज से पहले थे। जैसे आपके इल्म के अंदर है एनईडी यूनिवर्सिटी ने तकरीबन सन 2000 से ये पेपर लेना शुरू किया है। 2000 से लेके तकरीबन 2019 तक ये पेपर बेस हुआ करता था और उसको हम रिक्रिएट किया करते थे। फिर 2019 के अंदर कोरोना आया, कोविड आया, तो 2019 के बाद से 2020 से ऑनवर्ड 2020, 2021, 22, 23, 24 इन सब के जो आपको पास पेपर्स मिलेंगे, यानी कि अभी मैं 2025 में ज़ाहिर है ये वीडियो बना रहा हूँ, तो 2024 तक के आपको जितने भी पास पेपर्स मिलेंगे ये सारे के सारे हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इनको हम कहते हैं सीबीटी। इन पास पेपर्स को खास तौर पे ये जो आपको 2020 से 2024 तक के मिलेंगे, इनको सॉल्व करने का फायदा क्या होने वाला है? इनको सॉल्व करने का फायदा मेरा बेटा ये होने वाला है कि जो आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं ना, वो हमेशा कैसे होते हैं? फिक्स होते हैं। जाहिर सी बात है, आपके पास एक क्वेश्चन का बैंक है किसी भी यूनिवर्सिटी के पास जो सीबीटी टेस्ट लेता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेता है, उनका क्वेश्चन का बैंक हमेशा कैसा होता है? फिक्स होता है। उसी में से पलट पलट के क्वेश्चंस क्या हो रहे होते हैं? रिपीट हो रहे होते हैं। मैं ये रिकमेंड हरगिज नहीं करूंगा कि आप सिर्फ पास पेपर्स पे रिलाई करो, लेकिन ये रिकमेंड जरूर करूंगा कि अगर आपकी तैयारी पूरी हो गई है, अगर आप सब कुछ पढ़ चुके हो, तो आप ये फ्लेवर लेने के लिए, ये एक टेस्ट लेने के लिए कि एनईडी यूनिवर्सिटी किस तरह के सवालात हमसे माजी में पूछ चुकी है, आप इसके ऊपर जा सकते हो, बेफिक्र होकर इसको फॉलो कर सकते हो। आपको इंशाल्लाह मजा भी आएगा और समझ भी आएगा। तो शुरू करते हैं पास पेपर का सॉल्यूशन। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कह रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखो, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, इसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब होता है कि किसी भी बॉडी में कितना मोशन मौजूद है उसे आप लीनियर मोमेंटम कहते हो। अब ये कह रहे हैं चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम का रेट। रेट मतलब कितनी देर में ये हमारे पास हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये कितना अकर कर रहा है चेंजेस के अंदर, ये किसके बराबर होता है। आओ जरा इसको चेक करते हैं। देखिए, लीनियर मोमेंटम जो है एक्चुअली वो आपके पास प्रोडक्ट होता है मास एंड वेलोसिटी का। अब अगर मैं चेंज इन लीनियर मोमेंटम की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा डिवाइडेड बाय टाइम। अच्छा जी, अब एक 9 क्लास का बहुत पुराना सा बच्चों वाला फॉर्मूला डेल्टा वी ओवर टी, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये बराबर होता है किसके? एक्सेलरेशन के। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? सिंपली एम ए, और एम ए जो है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ आपके पास बराबर होता है फोर्स के। तो इस तरह से रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम आपके पास किसके बराबर आ गया? फोर्स, विच इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू। अब ये एंगुलर मोमेंटम को हम लोग किस तरह से देखते हैं, आओ इसको भी बारे में बात कर लेते हैं। देखें, देखो आपके पास एंगुलर मोमेंटम जो होता है ये बराबर होता है आपके पास सिंपली आर क्रॉस पी, यानी कि पोजीशन वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विथ लीनियर मोमेंटम। अब अगर मैं कहता हूं कि भाई मुझे चेंज चाहिए, तो चेंज के लिए मुझे यहां पे भी पी के साथ क्या लगाना पड़ जाएगा? डेल्टा। ठीक है, और उसका रेट निकालना है। रेट का मतलब दोनों साइड्स को हम किससे डिवाइड कर देंगे? सिंपली टाइम से। तो यहां पे आपके पास हो जाएगा आर क्रॉस डेल्टा पी ओवर टी। नाउ डेल्टा पी ओवर टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये आपके पास बेटा बराबर होता है फोर्स के, जिसकी वजह से फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास? आर क्रॉस एफ। नाउ आर क्रॉस एफ, ये आपके पास फॉर्मूला होता है बेटा पोजीशन वेक्टर क्रॉस विद फोर्स वेक्टर, ये बराबर होता है टॉर्क वेक्टर के। तो इसका मतलब हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर बन जाता है? ऑप्शन ए, टॉर्क। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं अ बॉडी ऑफ मास 1 kg। ठीक है, एक बॉडी है उसका मास हमें बता दिया 1 kg विथ इनिशियल वेलोसिटी
vi की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 मीटर पर सेकंड। आगे कह रहे हैं इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स, कितनी फोर्स नहीं बताया, फॉर 1 सेकंड, कितनी देर के लिए लग रही है फोर्स, उसके ऊपर हमारे पास टाइम हमें बता दिया कि भाई 1 सेकंड के लिए फोर्स लग रही है आपके पास। आगे कह रहे हैं कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर्स, डिस्टेंस बता दिया हमारी फोर्स की वजह से जो इस बॉडी ने कवर किया है वो आ गया 2 मीटर्स। कह रहे हैं द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज, काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आएगा ये निकाल के दिखाइए। तो देखो बेटा काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज होगा वो बराबर होगा, किसी भी चीज का जो चेंज होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, उस पैरामीटर के फाइनल वैल्यू में से उस पैरामीटर की इनिशियल वैल्यू को माइनस कर देते हैं। काइनेटिक एनर्जी का अपना फॉर्मूला होता है हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर, फाइनल के लिए लग जाएगी फाइनल वेलोसिटी और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास इनिशियल के लिए इनिशियल वेलोसिटी। दोनों में से मास और ओवर 2 कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ बच जाएगा वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। कितना ही आसान होता हमारे पास अगर यहाँ पे सारी वैल्यूज गिवन होती। अगर हम गौर से देखें हमें एम तो गिवन है, ठीक है, हमें वी आई भी गिवन है, जो नहीं पता हम लोगों को यहाँ पे वो है वी एफ। तो अगर मैं यहाँ पे से वी एफ की वैल्यू निकाल लूं तो इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। आओ देखें कैसे निकालते हैं वी एफ की वैल्यू। अब वी एफ की वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों ने सिंपली क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे देखा भाई कि अगर हमें वी एफ चाहिए तो लाओ फर्स्ट इक्वेशन को जरा सोचते हैं। फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग वी एफ बराबर होता है वी आई प्लस ए टी के। अगेन हम लोग फंस गए, अगर फाइनल वेलोसिटी चाहिए थी तो वी आई तो हम लोगों को चलो पता है, टाइम भी हम लोगों को पता है, एक्सेलरेशन हमें यहाँ पे नहीं मालूम। एक्सेलरेशन कैसे निकालने जाओगे आप लोग, आओ देखें और क्या क्या पता है। एस पता है, वी आई पता है, टी पता है, तो हम लोग यूज कर लेंगे बेटा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्टेंस हमें यहाँ पे दिया हुआ है 2, इनिशियल वेलोसिटी है 1, टाइम भी है 1, हाफ एक्सेलरेशन अननोन है और टाइम का स्क्वायर हो गया हमारे पास 1। ठीक है जी, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो लेफ्ट साइड हमारे पास क्या बन जाती है, लेफ्ट साइड में हमारे पास हमें काम करते हैं 2 और ये 1 1 जो 1 था ये दूसरी साइड पे आके माइनस हो गया। राइट साइड पे हमारे पास क्या बच गया, a ओवर 2, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो आपके पास 1 ही हो जाता है। अब 2 माइनस 1 होता है 1 और ये 2 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2, जिसका मतलब एक्सेलरेशन कितनी आ रही है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आओ अब सारी चीजों को पुट करना स्टार्ट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में अगर मैं इसको लेके जाता हूं तो फाइनल वेलोसिटी बन जाती है वी आई, दैट वाज 1 प्लस एक्सेलरेशन दैट इज 2 प्लस टाइम मल्टीप्लाई बाय टाइम दैट इज 1। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी आ गई बेटा, 3 मीटर पर सेकंड। आओ इसको उठा के पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। जैसे ही 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 का मतलब डेल्टा के ई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकल के कितनी आएगी, आपके पास m ओवर 2 मास दिया हुआ 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, वी एफ स्क्वायर की जगह मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 9 माइनस वी आई स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 1 थी तो उसकी वैल्यू की जगह मैंने लिख दी आपके पास 1। 9 माइनस 1 होता है 8 और 8 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास हो जाएगा 4। तो हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा, सिंपली 4 जूल्स। नाउ लुक फॉर द करेक्ट ऑप्शन, द करेक्ट ऑप्शन विल बिकम ऑप्शन ए, 4 जूल्स। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्स ऑलवेज, सपोज करो मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है, उस बॉडी को हम लोगों ने सपोज कर लेते हैं कि रखा हुआ है किसके ऊपर, एक सरफेस के ऊपर, जमीन के ऊपर रखी हुई है सिंपली। अब इस बॉडी के ऊपर जब मैं फोर्स लगाता हूं, एफ फोर्स लेट से मैंने अप्लाई करी, तो होता क्या है कि मेरी फोर्स लगाने की वजह से जो ये सरफेस है, ये सरफेस चाहता है कि मेरी मोशन को रेजिस्ट करे। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ अगर मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूं तो ऑब्वियस ही बात है देयर विल बी अ फोर्स व्हिच विल एक्टिंग ऑपोजिट टू इट, जो कि मुझे रोकना भी चाहेगी। तो यहाँ पे जो ऑपोजिट फोर्स लगती है, देखो जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगाता हूं उसी के एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं आपके पास, फ्रिक्शनल फोर्स। अब फ्रिक्शनल फोर्स की अगर हम बात करें तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। अगर मैं आगे जाना चाह रहा हूं तो फ्रिक्शन पीछे लेके जाएगी, मैं पीछे जाना चाह रहा हूं तो फ्रिक्शन आगे लेके जाएगी, एंड वाइस वर्सा, ऊपर तो नीचे, नीचे तो ऊपर। आपके पास का मतलब आप जिस डायरेक्शन में मूव करते हो फ्रिक्शन हमेशा उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, यानी कि मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। अगर मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो इसके अलावा क्या प्रॉपर्टी है, यहीं पे अगर आप देखें सरफेस के साथ ये जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन बनी है, ये बनी है पैरेलल टू द सरफेस, परपेंडिकुलर थोड़ी बन रही, ये कैसी बन रही है, पैरेलल टू द सरफेस। तो अब हमारे पास दो कंडीशंस या दो प्रॉपर्टीज क्या आ गई कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो पैरेलल टू सरफेस होती है और ऑपोजिट टू मोशन होती है। और ऑप्शंस ढूंढते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है पैरेलल टू द सरफेसेस इन कांटेक्ट एंड ऑपोजिट टू मोशन, बिल्कुल ठीक है। पहले ही ऑप्शन में दोनों कंडीशंस इन लोगों ने करेक्ट मेंशन कर दी, तो मेरा करेक्ट आंसर क्या बन गया, पैरेलल टू द सरफेसेस इन कांटेक्ट एंड ऑपोजिट टू मोशन। ठीक है बेटा, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बॉडी ट्रेवलिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, सही है, उसकी कांस्टेंट स्पीड हमें बता दी कितनी है, 2 किलोमीटर पर आवर। देखते हैं इसको कन्वर्ट करने की जरूरत है भी कि नहीं है। वैसे ऑप्शंस देख के तो मुझे नजर आ रहा है कि सारे आंसर्स किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में है, तो नहीं करना कन्वर्ट। आगे कह रहे हैं अलोंग अ सर्कुलर कर्व ऑफ रेडियस,
रेडियस हमारे पास आ गया कितना 100 मीटर्स। अब मेरी बात समझना बेटा यहाँ पे, चूंकि आंसर सारे हमारे पास किलोमीटर्स के अंदर है तो मुझे इस 100 मीटर को किस में लेके जाना पड़ जाएगा, किलोमीटर्स में, और ये आंसर हो जाएगा हमारे पास 0.1 किलोमीटर। आगे कह रहे हैं इट्स एक्सेलरेशन विल बी। देखो बेटा हमेशा एक बात याद रखना कि जब भी हमारे पास हम लोग किसी बॉडी को सर्कुलर मोशन के अंदर मूव करवाते हैं तो उस बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगती है जो कि उसको सर्कुलर मोशन के अंदर मूव करवा रही होती है उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो एक्सेलरेशन जो कि उस बॉडी को आपके पास एक्सेलरेट करवाती है ऑन अ सर्कुलर पाथ, दैट इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसका मतलब यहाँ पे जो मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करनी है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। अब v की वैल्यू हम लोगों को जो यहाँ पे दी हुई है दैट इज 2 पे लग जाएगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। रेडियस हमारे पास है 0.1, आंसर हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 0.1 और आंसर बन जाएगा हमारे पास 40 और यूनिट रह जाएगा इसका किलोमीटर पर आर स्क्वायर। तो नाउ लुक फॉर द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन विल बिकम ऑप्शन डी। Moving on, question number 6 कह रहे हैं if a pendulum performs simple harmonic motion then its time period depends upon। देखो टाइम पीरियड जो होता है सिंपल पेंडुलम का या किसी भी चीज का अगर आपने डिपेंडेंसी चेक करनी है तो आप जो चीजें गिवन है उनका फॉर्मूला बना के देख लो। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है पेंडुलम के लिए 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। इसका मतलब क्या है, टाइम पीरियड हमारे पास सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है हमारे पास लेंथ पे पेंडुलम की। जितनी लेंथ होगी पेंडुलम की ज्यादा उतना ज्यादा हमारे पास टाइम पीरियड आएगा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ के एक्चुअली। और इनवर्सली किस पे डिपेंड कर रहा है हमारे पास, वैल्यू ऑफ जी यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर। नाउ लुक फॉर द ऑप्शंस। ए एम्पलीट्यूड तो सर आ ही नहीं रहा, सी मास भी नहीं आ रहा, डी वेवलेंथ भी नहीं आ रहा, तो करेक्ट ऑप्शन क्या बच जाता है, ऑप्शन डी लेंथ ऑफ पेंडुलम हमारे पास। ठीक है, मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं 122 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इज इक्वल टू। आंसर्स में सारे केल्विन्स मौजूद हैं। ठीक है, अब फ़ारेनहाइट को अगर केल्विन में लेके जाना है तो बेटा इनका जो आपके पास कन्वर्टिंग फॉर्मूला होता है दैट इज TF माइनस 32 डिवाइडेड बाय 100 बराबर होता है केल्विन स्केल में TK माइनस 273 डिवाइडेड बाय 100। अच्छा एक चीज सॉरी कर लीजिएगा, सॉरी यहाँ पे फ़ारेनहाइट में ही होता है 180। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। हमें केल्विन की वैल्यू चाहिए तो टीके को अकेला करो इस सवाल के अंदर। पहले तो मैंने 0 से 0 काट दिया, फ़ारेनहाइट की जगह मैंने ले जाके लिख दिया आपके पास 122, माइनस में कौन है 32, डिवाइड में कौन है 18। ठीक है, और मल्टीप्लाई होने वहां से आ गया हमारे पास 10, यहाँ बचा हुआ है टीके माइनस 273। 122 में से 32 माइनस करेंगे हो जाएगा 19, 90 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है हमारे पास 10 से, और यहां से अगर हम एक काम करें जो 273 हमारे पास माइनस हो रहा था वो यहाँ पे आके दूसरी साइड पे आपके पास प्लस हो जाएगा, वैल्यू बन जाएगी केल्विन टेम्परेचर के आपके पास। अब 18 1 18, 18 5 90, 5 10 हो गया आपके पास 50 और 273 प्लस 50 बराबर हो जाएगा हमारे पास सिंपली 323 केल्विन के, जिसकी वजह से मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी 323 केल्विन। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं इन स्टेशनरी वेव्स द डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट एंटी नोड्स इज। एडजेसेंट एंटी नोड्स के दरमियान हमारे पास कितना डिस्टेंस होता है स्टेशनरी वेव्स के दरमियान। आओ जरा स्टेशनरी वेव्स के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। देखो स्टेशनरी वेव्स कब बनती है हमारे पास, जब दो ऑपोजिट मूविंग वेव्स जिनकी वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड हमारे पास इक्वल होते हैं, जब एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज करती हैं तो आपके पास इस तरह से लूप्स की फॉर्म में हमारे पास हमें स्टैंडिंग वेव्स नजर आती हैं। अच्छा ये वेव्स एक्चुअली मूव कर रही होती हैं लेकिन चूंकि इनकी एनर्जी सेम पॉइंट्स पे कन्फाइंड रहती है तो इनको हम लोग स्टैंडिंग वेव्स भी कहते हैं। अब इन स्टैंडिंग वेव्स के अंदर आपके पास डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं। एक पॉइंट होता है जहां पे मिनिमम एम्पलीट्यूड आ रहा होता है, एक पॉइंट होता है जहां पे हमारे पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ रहा होता है। तो ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाले पॉइंट्स को आप कहते हैं एंटीनोड्स। ठीक है जी, और मिनिमम एम्पलीट्यूड वाले पॉइंट्स को हम लोग कहते हैं आपके पास नोड। अब देखो ये भी नोड हो जाएगा, ये भी नोड हो जाएगा एक तरीके से। अब हमारे पास नोड से सेकंड नोड जो आ रहा है यानी कि कंप्लीट वेव जो आ रही है, एक क्रस्ट और एक ट्रफ जो ये पूरा कंप्लीट आ रहा है, इसकी जो लेंथ होती है हमारे पास ये किसके बराबर होती है, सिंपली लैम्डा के। इसको हम कहते हैं ये एक वेव है या एक वेव लेंथ है, तो इसका हाफ नोड टू नोड कितना हो जाएगा हमारे पास, लैम्डा बाय 2। सिमिलरली चूंकि वेव के तमाम पॉइंट्स इक्वली एक दूसरे से दूर है यहाँ पे, तो एंटी नोड टू एंटी नोड भी डिस्टेंस कितना बन जाएगा हमारे पास, सिंपली बेटा लैम्डा बाय 2। जिसका मतलब कि अगर हमारे पास 2 कंसेक्यूटिव नोड्स का डिस्टेंस पूछें या 2 कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स का डिस्टेंस पूछें, दोनों के केस में हमारा आंसर क्या हो जाता है, लैम्डा बाय 2, व्हिच इज ऑप्शन बी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कह रहे हैं अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंथ है, लेंस है
तो मैंने फोकल लेंथ को पॉजिटिव ले लिया। आगे कह रहे हैं यूज्ड टू फॉर्म एन इरेक्ट इमेज। इरेक्ट इमेज से मुझे सिर्फ एक चीज पता लगती है कि क्यू की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी हमारे पास नेगेटिव। इमेज डिस्टेंस हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। अगर रियल इमेज होती तो मैं पॉजिटिव ले रहा होता। आगे कह रहे हैं विच इज ट्वाइस एज लार्ज एज द ऑब्जेक्ट। ट्वाइस एज लार्ज एज द ऑब्जेक्ट का मतलब क्यू की जो वैल्यू है वो पी के ट्वाइस है। अब आप बोलोगे सर क्यू तो इमेज डिस्टेंस होता है और पी तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, लेकिन बेटा साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो है, ठीक है, ये याद रखना अपने पास, साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो है ये बराबर होते हैं क्यू ओवर पी के। अब चूंकि इन्होंने कह दिया कि भाई हमारे पास इमेज ट्वाइस है ऑब्जेक्ट के, तो इसका मतलब क्यू भी ट्वाइस होगा पी के आपके पास, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 2p। और माइनस साइन क्यों आया? माइनस साइन हमारे पास इस वजह से आया क्योंकि यहाँ पे इरेक्ट इमेज का जिक्र है। आगे कह रहे हैं द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल के बताइए कि कितना आ रहा है। तो बेटा इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सुनना। आपके पास फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है पी क्यू डिवाइडेड बाय p प्लस क्यू। इनमें वैल्यूज पुट कर दो। p एज इट इज आ गया, q की जगह में लिख दूंगा -2p डिवाइडेड बाय p एज इट इज आ गया और q की जगह में लिख दूंगा -2p। ऊपर बन जाएगा हमारे पास -2p का स्क्वायर और डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा सिंपली -p। अब p से p क्या हो जाएगा आपके पास कैंसिल। यहाँ चल रहा है फोकल लेंथ, मुझे माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया। मुझे सिर्फ p की वैल्यू चाहिए, तो उसके साथ जो 2 चुपका हुआ रह गया उसको दूसरी तरफ भेज दो, वहां जाके वो डिवाइड हो जाएगा। तो p की वैल्यू हो जाएगी बेटा फोकल लेंथ डिवाइडेड बाय 2 which is 20 divided by 2 और p is equal to 10 सेंटीमीटर। नाउ लुक फॉर द करेक्ट ऑप्शंस। आपके पास p की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, ऑप्शन बी 10 सेंटीमीटर्स। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे सन अपीयर्स रेडिश ड्यूरिंग इट्स राइजिंग एंड सेटिंग ड्यू टू। अच्छा अब यहाँ पे ये क्यों होता है, इसकी वजह मैंने छोटी सी इमेज यहाँ पे डाली है। इस इमेज से सीखते हैं कि आपके पास ऐसा क्यों होता है। देखो सूरज दिन के टाइम पे ऑब्वियस सी बात है जब हमारे सर के ऊपर है तो उसका हमारे साथ जो डिस्टेंस होता है, अर्थ के साथ जो डिस्टेंस होता है वो थोड़ा सा कम होता है। जैसे ही हमारे पास सूरज सनसेट या सनराइज की तरफ होता है तो उस वक्त उसका जो डिस्टेंस है हमारे साथ वो ज्यादा हुआ हुआ होता है, ठीक है। तो इस चीज से अगर हम लोग देखें, हम ये कह सकते हैं कि सनसेट या सनराइज के टाइम पे जो लाइट रेज हैं उनको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, और जब ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा होता है ना तो एक्चुअली लाइट रेज जो होती है बेटा, जो व्हाइट लाइट होती है फॉर एग्जांपल, वो 7 कलर्स का मिक्सचर है, वो 7 वेव्स आ रही हैं उसके साथ। और वो 7 वेव्स कौन सी होती हैं? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, यानी कि विबग्योर। और इन विबग्योर में से ये बात याद रखना कि जो वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन है इनकी वेवलेंथ हमारे पास कम होती है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? हमारे पास रेड कलर की। सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है रेड कलर की, जिसकी वजह से वो इजीली लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है। और जो शॉर्टर वेवलेंथ वाली कलर्स होते हैं आपके पास, वो बीच रास्ते में एटमॉस्फेयर के अंदर ही हमारे पास डस्ट पार्टिकल्स की वजह से स्कैटर होने लग जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया कि भाई ब्लू कलर स्कैटर हो गया आपके पास बीच में से। तो जो लॉन्गर वेवलेंथ होती है वही बचती है, जिसकी वजह से अगर हम रात के टाइम सनसेट के टाइम पे देखें तो हम लोगों को ऑरेंजेस, रेडिश या थोड़ा सा टाइम पहले अगर हम देखें तो येलोइश भी हम लोगों को नजर आ रहा होता है। जिसकी वजह आपके पास क्या है कि आपके पास बाकी सारी लाइट रेज जो होती हैं वो स्कैटर होने लग जाती हैं रास्ते में, तो सिर्फ जो हम तक पहुंच पाती है वो होती है आपके पास लॉन्गर वेवलेंथ विच इज कलर रेड। अब रेड कलर हमारे पास इसलिए आ रहा है क्योंकि आपके पास बाकी सारी स्कैटर हो चुकी हैं रास्ते में, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारे पास? ऑप्शन बी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट ड्यू टू एयर मॉलिक्यूल्स इन एयर। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं द कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट इज सपोर्टेड बाय। ये कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट जो है हमारे पास ये बताई थी हम लोगों को न्यूटन भाई ने, और इन्होंने ये कहा था कि लाइट जो है वो टाइनी पार्टिकल्स की फॉर्म में आपके पास ट्रेवल करती है, और उन्होंने इसके थ्रू आपके पास जो लीनियर मोशन होती है, जिसको हम रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं आपके पास ऑफ लाइट, यानी कि स्ट्रेट लाइन में लाइट का मूव करना, इसको प्रूव करके दिखाया था, ठीक है। अब इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कि न्यूटन हमारे पास इस थ्योरी के थ्रू प्रूव नहीं कर पाया था, तो ये थ्योरी आपके पास थोड़ी सी इनवैलिड रह गई थी। इसके बाद और भी बहुत सारी थ्योरीज आई थी, लेकिन इसके बाद कौन ऐसा बंदा आया जिसने आपके पास प्रूफ करा कि भाई ये पार्टिकल है, जिसकी वजह से कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी को भी हमारे पास थोड़ी सी आपके पास समझ ले भाव मिल गया कि हाँ भाई यार वो भी सही था एक जगह से अपना, या एक तरह से सही था, हालांकि प्रूफ नहीं कर पाया लेकिन कहीं ना कहीं सही जरूर था। तो सबसे पहले ए में आ रहा है आइंस्टाइन थ्योरी। ये बात बिल्कुल ठीक है कि आइंस्टाइन ने ये बात प्रूफ करी थी कि लाइट पार्टिकल्स की तरह मूव करती हैं, लेकिन आइंस्टाइन की कौन सी थ्योरी? सवाल मेरा ये है कि आइंस्टाइन की कौन सी थ्योरी हम लोग यहाँ पे आपके पास रिप्रेजेंट करने के लिए लिखेंगे, यह यहाँ पे मेंशन नहीं है। जब ये चीज हमारे पास मेंशन नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं आइंस्टाइन थ्योरी को अभी इस वक्त बोगस रख सकता हूं, क्योंकि इसमें कंप्लीटली जवाब नहीं दिया हुआ कि कौन सी थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक कह रहा है ह्यूजेंस थ्योरी। ह्यूजेंस थ्योरी तो बेटा ये थी कि आपके पास जो वेवलेट्स होते जो वेव फ्रंट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक लाइट की सोर्स रखी हुई है, उसके आगे जो वेव फ्रंट्स हमारे पास बन रहे होते हैं, उस वेव फ्रंट का एक एक पॉइंट
सेकेंडरी वेवलेट्स के बनाने का सोर्स बनता है हमारे पास, तो ये भी नहीं हो सकती, इसमें भी कहीं से करनी है कि वेव पार्टिकल है आपके पास। सी प्लैंक्स थ्योरी, प्लैंक ने ये बात कही थी कि हमारे पास जितने भी लाइट रेज होती हैं वो डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में मूव कर रही है, जिसका नाम उसने क्वांटम रखा था। लेकिन स्पेसिफिकली उसने ये बात नहीं कही थी कि लाइट पार्टिकल है आपके पास। उसको प्रूफ किया था आइंस्टाइन ने अपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर, जिसमें उसने ये बात दिखाई थी कि भाई फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मेटल है, उसके ऊपर अगर मैं लाइट इंसिडेंट करवाता हूँ सर्टेन फ्रीक्वेंसी और एनर्जी की, तो वो लाइट अंदर मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन से टकरा के उनको बाहर निकाल देती है, उनसे कोलाइड करती है, उनको अपनी एनर्जी प्रोवाइड करती है, उनको अपना मोमेंटम ट्रांसफर करती है, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है लाइट तो यहाँ पे। और पार्टिकल की तरह बिहेव करने का बात तो हम लोगों से न्यूटन ने भी करी थी, जिसका मतलब यहाँ पे न्यूटन की थ्योरी को किसने सपोर्ट किया आके, आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने बेटा। ठीक है, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 12, कैन इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपवर्ड इन अ वायर। ठीक है, एक वायर है हमारे पास, उसके अंदर आपके पास डायरेक्शन ऑफ करंट का जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, तो कह रहे द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द वायर शुड बी। अपने थंब को बेटा आपके पास आपने क्या करना है, सिंपली आपने करंट की डायरेक्शन में रखना है, और थंब भी कौन सा, राइट हैंड का जो थंब है आपने उसको रखा अपने करंट की डायरेक्शन में। अब आप खुद देखें, जब आप करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड के थंब को रखते हैं तो आपकी जो फिंगर्स हैं वो आपके पास किस डायरेक्शन में कर्ल्ड होती हैं। ये बहुत ही खराब सी डायग्राम में बना रहा हूं, लेकिन मान लो कि भाई हमारे पास किस डायरेक्शन में कर्ल्ड हो रही हैं, इस तरीके से इस तरफ जा रही हैं। इस तरफ जाने का मतलब ये कौन सी डायरेक्शन होती है, ये कहलाती है बेटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ कंडक्टर निकालते हैं राइट हैंड ग्रिप रूल से। यहाँ पे जो रूल मैंने यूज किया दैट इज नोन एज राइट हैंड ग्रिप रूल। ठीक है, और राइट हैंड ग्रिप रूल के अकॉर्डिंग आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आएगी वो किस डायरेक्शन में होगी, वो होगी एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के सर्कल्स को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी हमारे पास, ऑप्शन डी, एंटी क्लॉकवाइज। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एम मीटर यू वुड नीड टू ऐड, क्या करना पड़ेगा। देखो गैल्वेनोमीटर का जो कॉइल होता है बेटा, ये बात याद रखना कि वो करंट की डिटेक्शन के लिए यूज होता है, या बहुत ही छोटे करंट की मेजरमेंट्स के लिए, बहुत छोटा मिली या माइक्रो एम्पियर तक का करंट, जिसको हम लोग चलो कह देते हैं भाई आईजी करंट की मेजरमेंट के लिए यूज होता है। ठीक है, अब ये जो आईजी करंट की मेजरमेंट के लिए हमारे पास यूज हो रहा है, तो ज्यादा करंट अगर मुझे मेजर करना हो तो मैं क्या करूं, मेरे गैल्वेनोमीटर की तो औकात ही नहीं है कि वो ज्यादा करंट मेजर कर पाएगा, उसकी तो आपके पास समझ लो कैपेसिटी नहीं है, एबिलिटी नहीं है कि वो ज्यादा करंट मेजर कर पाए। तो इसका मतलब इस रास्ते से तो मैं ज्यादा करंट गुजार ही नहीं सकता। जब इस रास्ते से नहीं गुजार सकता तो मुझे यहाँ पे एक रास्ता बनाना पड़ेगा करंट ज्यादा गुजारने के लिए, और करंट को दूसरा रास्ता देने के लिए हम बनाते हैं पैरेलल कनेक्शन। तो मैंने यहाँ पे एक पैरेलल कनेक्शन बना दिया, और पैरेलल कनेक्शन में मुझे यहाँ पे एक लगानी पड़ेगी एक ऐसी रेजिस्टेंस जो कि ज्यादा करंट को अलाउ करेगी अपने अंदर से गुजरना। अब सिंपल सी बात है बेटा, करंट और रेजिस्टेंस एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, तो मुझे यहाँ पे छोटी से छोटी रेजिस्टेंस लगानी पड़ेगी अगर मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा करंट को मेजर करना। और इस छोटी सी रेजिस्टेंस को जो आप पैरेलल में कनेक्ट करते हो, इसको हम लोग कहते हैं शंट रेजिस्टेंस। तो आपके पास इन ऑर्डर टू क्रिएट एन एम मीटर आपने क्या करना है, गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में एक बहुत छोटी रेजिस्टेंस लगानी है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, ए लो रेजिस्टेंस इन सीरीज, नहीं बेटा पैरेलल, सी लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, बिल्कुल ठीक है आपके पास। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लो रेजिस्टेंस लगानी है, और लगानी भी कैसी है हम लोगों ने, पैरेलल के अंदर लगानी है। ठीक है बच्चे, मूविंग ऑन, क्वेश्चन 14 कह रहे हैं इफ 10 रेजिस्टर्स ईच ऑफ 10 ohms आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन द टोटल रेजिस्टेंस। पैरेलल के अंदर जो बेटा टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है 1 ओवर r इज इक्वल टू 1 ओवर r1 प्लस 1 ओवर r2, सो ऑन करते 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 कहां तक, लास्ट वाली रेजिस्टेंस कौन सी होती है हमारे पास, r10, यहां तक हम लोगों ने जाना होता है। अब एक एक करके जब मैं वैल्यूज पुट करता हूं, पहली रेजिस्टेंस इन्होंने बोली कितनी है, 10 है, दूसरी भी कितनी है, 10 है, तो सर 10 दफा 10 प्लस करते हुए लिखते चले जाएंगे इस तरह से हम लोग, नहीं भाई थोड़ी सी अकल चलाओ, 10 दफा 10 टाइम्स प्लस करना है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 ओवर आर की वैल्यू क्या होगी, 10 ओवर 10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो आर की वैल्यू बेटा क्या बन जाएगी हमारे पास, 1 ohms। नाउ लुक फॉर द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए विल बिकम आवर करेक्ट ऑप्शन, 1 ohms। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो बेटा बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो होता है जिसकी कंडक्टिविटी की वैल्यू सबसे ज्यादा हो और जिसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या हो हमारे पास, सबसे कम हो। अब इस टेबल के अंदर देख के आप लोगों ने ये पहचानना है कि भाई रेजिस्टिविटी की वैल्यू कम सबसे किसकी है, चार जो ऑप्शन गिवन है उनमें से जिंक, कॉपर, गोल्ड या सिल्वर। तो ये रहा कॉपर बेटा आपके पास, ये रही कॉपर की वैल्यू 1.7 है रेजिस्टिविटी,
कंडक्टिविटी है 6.0, ठीक है। गोल्ड की रेजिस्टिविटी कॉपर से ज्यादा है, जिसका मतलब वो ज्यादा करंट रोकता है, और देख लो कंडक्टिविटी भी कम है गोल्ड की। तो अभी तक तो हमारे पास कॉपर जीत रहा है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अगर हम देखें सिल्वर, सिल्वर की जो वैल्यू आपके पास वो है 1.6 एक्सपोनेंट -8 उसकी रेजिस्टिविटी की, जो कि कॉपर से भी कम हो गई, और कंडक्टिविटी देखो कॉपर से भी ज्यादा हो गई। तो इसका मतलब ज्यादा अच्छा हमारे पास कौन कंडक्टर हुआ इन तीनों में से? ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन डी, सिल्वर, ठीक है, क्योंकि सिल्वर की रेजिस्टिविटी हमारे पास कम है और सिल्वर की कंडक्टिविटी आपके पास क्या है, ज्यादा है, विच विल मेक इट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बेटा, मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं द फिनोमेना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल। क्या हो रहा है कि आपके पास मेटल के सरफेस में से हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करवा रहे हैं। कैसे? When light of suitable frequency falls on it, जब लाइट उस पर पड़ती है आके एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की, तो होता है क्या है कि देखो लाइट ने ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो कि आइंस्टाइन ने बेटा आपके पास परफॉर्म किया था, और उसने ये चीज करके दिखाई थी कि यार लाइट यहाँ पे ना पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, अपनी एनर्जी और अपना मोमेंटम ट्रांसफर करती है इन इलेक्ट्रॉन्स को, और ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल के आ जाती हैं। ठीक है, अब इस प्रोसेस का या फिर इस एक्सपेरिमेंट का जो नाम रखा था आइंस्टाइन ने, दैट वाज फोटो। फोटो का मतलब होता है लाइट, ठीक है। आगे था हमारे पास इलेक्ट्रिक, यानी कि लाइट से इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्रिएट करना या फिर लाइट को करंट में कन्वर्ट करना हमारे पास, दैट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, विच इज ऑप्शन बी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज। ठीक है, लिख देता हूं भाई, फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई 300 हर्ट्ज। आगे क्या कह रहे हैं, इज पासेस थ्रू अ सर्टेन मीडियम विथ वेलोसिटी, वेलोसिटी भी आ गई हमारे पास, कितनी हो गई 1200 मीटर पर सेकेंड। चलिए इसकी वेवलेंथ बताओ। बेटा वेवलेंथ जो होती है किसी भी वेव की, वो रेशियो होता है उसकी वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी का। ये फॉर्मूला आपने v इज इक्वल टू एफ लैम्डा के नाम से भी याद रखा हुआ होगा। अब यहाँ पे जब मैं वैल्यूज पुट करता हूँ 1200 डिवाइडेड बाय 300, दोंडों से दोंडे कट गए, ठीक है, यहाँ हो गया 3 1 3 और 3 4 12। तो वेवलेंथ कितनी आ गई हमारे पास बेटा, सिंपली 4 मीटर्स, विच विल मेक ऑप्शन ए आर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 18 ऑडिबल साउंड वेव्स डू नॉट कैस्ट शैडोज बिकॉज देयर वेवलेंथ्स आर। देखो शैडो क्यों कास्ट हो रहे हैं हमारे पास, लाइट की वजह से और साउंड की वजह से नहीं हो रहे। साउंड ऐसा क्या करता है कि साउंड हम पे आके टकराता है, कोई बंदा बोल रहा है या स्पीकर के सामने हम खड़े हैं, तो साउंड का शैडो क्यों नहीं पीछे हमारे बनता? इसकी वजह है, देखो इसकी वजह हमारे पास क्या है, क्योंकि साउंड वेव की जो वेवलेंथ्स होती हैं, साउंड वेव की वेवलेंथ नॉर्मली रेंज करती है 1.7 सेंटीमीटर से लेके 17 मीटर्स तक तकरीबन आपके पास। ये मैं ऑडिबल साउंड की बात कर रहा हूं, जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक आपके पास। ठीक है, अब आपके पास जब ये वेवलेंथ्स हैं, ये तो अच्छी खासी बड़ी वेवलेंथ है सर, ये तो हमारे पास नोटिसेबल वेवलेंथ्स होती हैं, जबकि विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो तो 10 की पावर -7 मीटर्स के अंदर है। अब देखो आपके पास शेडो कास्ट कर क्यों नहीं पा रहा है ये साउंड, क्योंकि जब ये आके हमसे टकराता है या किसी भी ऑब्स्टिकल से टकराता है, तो उस ऑब्स्टिकल का साइज जो है या उस गैप का साइज भी जो होता है वो इन वेवलेंथ के साइजेस के कंपेरेबल है। जब इनके वेवलेंथ के साइजेस के कंपेरेबल है, तो वहां पे होना स्टार्ट कर देती है आपके पास एक ऐसा प्रोसेस जिसे हम कहते हैं डायफ्रैक्शन। तो डायफ्रैक्शन की वजह से साउंड वेव टकरा के बेंड होती है और फैलना शुरू कर देती है। जब वो फैलना शुरू करती है आपके पास, तो उसकी वजह से हम लोग ये कहते हैं कि वो साउंड फैलता हुआ आगे बढ़ गया। अब इसी तरीके से साउंड वेव्स हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट होती हैं ऑल ओवर द मीडियम। ठीक है, तो आपके पास ये क्यों हो रहा है, क्यों शेडो नहीं कास्ट कर पा रहा साउंड, क्योंकि उसकी जो वेवलेंथ है वो लाइट के मुकाबले में काफी ज्यादा बड़ी है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारे पास, ऑप्शन बी, टू लार्ज। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 19 19 में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ स्केलर क्वांटिटी। इनमें से स्केलर कौन सी है बताइए। ए में कह रहे हैं पोटेंशियल। बेटा पोटेंशियल जो होता है हमारे पास ये बराबर होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज के। अगर हम गौर से देखें, वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, जिसकी वजह से ए पोटेंशियल हमारे पास बन जाती है कि स्केलर क्वांटिटी। बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं, क्या पता वो ना हो। मोमेंटम जो होता है ये होता है अमाउंट ऑफ मोशन प्रेजेंट इन अ बॉडी, जिसमें ये होता है प्रोडक्ट मास और वेलोसिटी का। चूंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उसी की डायरेक्शन में मोमेंटम आता है, विच इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो बी हमारे पास वेक्टर है, स्केलर नहीं है। डी में क्या है ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट आपके पास एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का दूसरा नाम है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, जिसकी डायरेक्शन होती है अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ऑप्शन सी रह गया। ऑप्शन सी भी बेटा हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिस फोर्स, फोर्स इज नेवर विदाउट अ डायरेक्शन। ठीक है जी, मूविंग ऑन, 20 can a terminal voltage of a battery is a always equal to emf, b always less than emf, c could be more or less depending on the current drawn। इसके लिए थोड़ा सा सिनेरियो समझना पड़ेगा बेटा आपको कि ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज में एक्चुअली फर्क क्या होता है। तो इस बात को थोड़ा सा समझना। मान लो कि मेरे पास एक बैटरी है, ठीक है,
उस बैटरी के अंदर हमारे पास एक पॉइंट होता है पॉजिटिव टर्मिनल, जिसको हम लोग कहते हैं आपके पास हाई पोटेंशियल, सही है। एक पॉइंट होता है हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल, जिसको हम कहते हैं लो पोटेंशियल। अब सपोज करो इस बैटरी को उठा के मैंने क्या कर दिया, एक लैंप के साथ कनेक्ट कर दिया। ये एक्स जो है सर्किट के अंदर एक लैंप को रिप्रेजेंट करता है आपके पास। होता क्या है, बैटरी क्या करती है, चार्जेस को हाई पोटेंशियल पे निकालती है। हाई पोटेंशियल पे निकालने का मतलब उनको एनर्जी देती है, खिलाई पिलाई करती है, वो ज्यादा एनर्जी के साथ निकलते हैं और निकल के पहुंचते हैं लैंप के पास। जब वो लैंप में एंटर होते हैं तो वो हाई पोटेंशियल पे होते हैं। लैंप क्या करता है, उन चार्जेस की एनर्जी को छीनता है, उनको लो पोटेंशियल पे अपने अंदर से निकाल के बाहर फेंक देता है और उस एनर्जी को जो उसने छीनी होती है उसको लाइट में कन्वर्ट कर देता है। अब ये लो पोटेंशियल थका हारा चार्ज हमारे पास पहुंचता है किसके पास, बैटरी में दोबारा, और बैटरी का काम किया इसको लो पोटेंशियल से हाई तक दोबारा लेके जाना। तो इसके लिए जो बैटरी ने इसके ऊपर वर्क किया होता है, इस वर्क को हम लोग कहते हैं बेटा ईएमएफ। ठीक है, लो से हाई तक ले जाने के लिए जो बैटरी हमारे पास वर्क करती है उस वर्क को हम कहते हैं ईएमएफ। लेकिन इसी बैटरी के अंदर समझना एक और बात, इस बैटरी ने फॉर एग्जांपल 10 जूल्स का काम किया, या ऐसी एग्जांपल ले लेते हैं, इस बैटरी ने कितना काम किया हमारे पास 10 जूल्स का। लेकिन बैटरी के अंदर से चार्ज को मूव करने में थोड़ी बहुत रुकावट हुई, क्योंकि वो जब करंट मूव करता वक्त बैटरी में से जा रहा था, तो बैटरी की अपनी भी तो अंदर कोई इंटरनल रेजिस्टेंस होगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स एंड मेटल्स इनसाइड इट। कोई ना कोई तो रेजिस्टेंस होगी, छोटी सी छोटी सही। अब वो जो छोटी सी इंटरनल रेजिस्टेंस उसमें मौजूद है, वो क्या करती है, वो आपके पास बैटरी ने जो एनर्जी दी थी, जो ईएमएफ थी बैटरी की 10 जूल्स, उसमें से कुछ हिस्सा तो उस इंटरनल एनर्जी को ओवरकम में चला जाता है, करने में चला जाता है। तो जब टर्मिनल पे पहुंचता है हमारे पास वो करंट, तो टर्मिनल पे पहुंचने के बाद आप जब उसका वोल्टेज मेजर करते हो तो वो एग्जैक्टली ईएमएफ जितना नहीं आता, थोड़ा सा हमारे पास क्या आ रहा होता है, कम आ रहा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कम हो गई ईएमएफ से पोटेंशियल टर्मिनल वोल्टेज जो है वो ईएमएफ से कम हो गया। तो क्या ऑप्शन बी सही हो जाएगा? लेकिन ऑप्शन बी सही क्यों नहीं सही है, मानने में तो नजर अगर हम देखें तो नजर आने में तो ये लग रहा है कि भाई ऑप्शन बी सही हो जाता है। लेकिन ऑप्शन बी बेटा क्यों सही नहीं है, इसकी वजह जानते हैं। इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है ऑलवेज। क्या हमेशा ऐसा होगा? नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होगा। और समझते हैं ऐसा क्यों नहीं होगा हमेशा। तो हमेशा इसलिए नहीं होगा क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस बैटरी से करंट ड्रॉ नहीं कर रहा होता तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो एक्टिवेट नहीं होती, जिसका मतलब अगर ये बैटरी एज इट इज रखी हुई होती तो इस बैटरी का जो ईएमएफ होता उतना ही क्या आ जाता हमारे पास, इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल वोल्टेज। जिसका मतलब इस केस में तो ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज बराबर हो गए। बराबर हो गए सर, ऑप्शन ए होगा फिर? नहीं बेटा, वो ए भी नहीं होगा, क्योंकि ए कह रहा है ऑलवेज। ऑलवेज की वजह से हमारे पास यहाँ पे ना ए है ना बी है। इसका मतलब आपके पास ये बराबर भी हो सकते हैं, ये कम भी हो सकते हैं एक दूसरे से। ये सब कुछ किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है हमारे पास किसके ऊपर, डिपेंडिंग ऑन द करंट ड्रॉन, इसमें से कितना करंट आपके पास ड्रॉ किया जा रहा है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन बन जाता है हमारे पास ऑप्शन सी, वुड बी मोर और लेस डिपेंडिंग ऑन द करंट ड्रॉन। नेक्स्ट कह रहे रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल बिकॉज ऑफ। देखो एक गिरता हुआ जो ड्रॉप होता है हमारे पास वो स्फेरिकल क्यों होता चला जाता है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि उसके जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, जैसे हम कहते हैं सरफेस टेंशन। और ये जो प्रॉपर्टी है सरफेस टेंशन की आपके पास, सरफेस टेंशन एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि मेक श्योर करती है कि जो भी आपके पास ड्रॉपिंग लिक्विड हो वो हमेशा एक ऐसी शेप इख्तियार कर ले जिसमें उसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो आपके पास लीस्ट हो जाए। ठीक है, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो क्या हो जाए, लीस्ट हो जाए। और स्फीयर एक ऐसी शेप है जिसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो आपके पास सबसे कम होता है। इस वजह से हमारे पास जो फॉलिंग ड्रॉप्स होते हैं या लिक्विड ड्रॉप्स होते हैं जो गिर रहे होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता किस शेप में आ जाते हैं, हमारे पास स्फेरिकल शेप में आ जाते हैं। और वो स्फेरिकल शेप क्यों इख्तियार कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन। तो ऑप्शन हो जाता है हमारे पास करेक्ट ए, सरफेस टेंशन। मूविंग ऑन, 22 में कह रहे हैं लेंज लॉ प्रोवाइड्स अ रिलेशनशिप बिटवीन। लेंज लॉ किस किस के दरमियान रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है समझिएगा। लेंज लॉ ने हमें यह सिखाया है कि आपके पास जो डायरेक्शन होती है इंड्यूस्ड करंट की या इंड्यूस्ड ईएमएफ की, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ आपके पास ये कैसे निकाली जाती है, ये हमेशा होती है ऑपोजिट। ऑपोजिट टू व्हाट? ऑपोजिट होती है हमेशा उस कॉज के जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, तो आपके पास आप ये कहते हो कि ईएमएफ जो इंड्यूस हुई है ये हमेशा अपने कॉज को अपोज करेगी, हमेशा अपने कॉज को अपोज करेगी, इस तरह से इसकी डायरेक्शन निकाली जाएगी। अब इसका कॉज कौन बनता है, इसका कॉज हमारे पास क्या बनता है उसके बारे में हमें बताया था फेरेडे ने कि ईएमएफ के इंड्यूस होने का जो कॉज है दैट इज एक्चुअली द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। जिसका मतलब कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। इसको अपोज करेगा हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन। तो अब जरा ऑप्शन ढूंढ लो क्या है। ए कह रहा है करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, नहीं, करंट और मैग्नेटिक फील्ड का तो कोई रिलेशनशिप नहीं है यहाँ पे। बी कह रहे हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, बिल्कुल सही है। इंड्यूस्ड ईएमएफ का रिलेशनशिप किसके साथ है, उसकी कॉज की वजह से, और उसका कॉज कौन होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाता है हमारे पास ऑप्शन बी। मूविंग ऑन, 23 कह रहे हैं a given amount of gas at 15 डिग्री सेल्सियस
टेम्परेचर दिया हुआ बेटा 15 डिग्री सेल्सियस इनिशियल, मैं उसको कन्वर्ट कर लेता हूँ, 273 प्लस किया, ये बन गया 288 केल्विन। ठीक है, अब आपसे कह रहे हैं इस वक्त इसका प्रेशर कितना था, P था। अब मैं चाह रहा हूं इसका प्रेशर इंक्रीज करके कितना कर दूं, 3P। तो आप बताइए इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट। तो बेटा आपके पास अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट मास ऑफ अ गैस, हमारे पास फॉर्मूला बराबर होता है P1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 ओवर T2। फर्स्ट प्रेशर हमारे पास P है, सेकंड प्रेशर हमसे कह रहे हैं ट्रिपल कर दिया 3P। इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास कितना है, इसका दिया हुआ 288। अब आपसे यहाँ पे रिक्वायर किया जा रहा है कि आप T2 निकाल के दिखाएं। तो जब आप यहाँ पे T2 की वैल्यू निकालोगे बेटा, तो T2 की वैल्यू हमारे पास सिंपली क्या हो जाएगी, T2 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 3 मल्टीप्लाई बाय 288 बन जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करते हो, सिंपली आप क्या करते हो, 3 को मल्टीप्लाई करते हो 288 से, तो आंसर हमारे पास आ जाता है सिंपली 864। बट ये आंसर आ रहा है केल्विन में। सारे के सारे ऑप्शंस हमें जो गिवन है वो सेल्सियस में, तो उसमें जाने के लिए मैंने 273 से माइनस कर दिया सिंपली इसको। जब 273 से माइनस करता हूं तो आंसर आ जाता है मेरे पास 591 डिग्री सेल्सियस, which will make option C our correct option. Moving on, question number 24. कह रहे when a current of 10 amperes is maintained for 2 minutes. अच्छा जी, दो चीजें गिवन है मुझे, करंट दैट इज आई आ गया 10 एम्पियर, कितनी देर के लिए मेंटेन किया मैंने, 2 मिनट्स। अब मिनट जो है वो ऐसा यूनिट नहीं होता, तो मैंने 60 से मल्टीप्लाई करके इसको सबसे पहले तो सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया। कह रही थी चार्ज दैट फ्लोज, अब इसमें से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज इन अ सर्किट इज एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम। तो करंट एंड टाइम का प्रोडक्ट निकाल लो बेटा। करंट हमारे पास है 10 एम्पियर, प्रोडक्ट ऑफ टाइम प्रोडक्ट विद टाइम, सॉरी टाइम हमारे पास कितना आ रहा है 120 सेकंड्स। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर बन जाएगा हमारे पास 1200, और चार्ज का जो ऐसा यूनिट होता है दैट इज कूलम्स। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाता है हमारे पास डी 1200 कूलम्स। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 25। 25 में कह रहे हैं अ चार्ज पार्टिकल मूविंग अलोंग अ मैग्नेटिक फील्ड। एक चार्ज पार्टिकल है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग मूव कर रहा है। अलोंग मूव करने का मतलब सिंपली हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल मैंने एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल क्रिएट कर दिया, यहाँ पे एक मैग्नेट रख दिया लाके परमानेंट, इसकी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड होगी कहां से कहां, नॉर्थ टू साउथ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बेटा हमेशा कहां से कहां होती है, नॉर्थ टू साउथ। अब इसके दरमियान आप एक चार्ज मूव करवाते हो, एक चार्ज इस तरह से थ्रो कर देते हो, मान लो इस चार्ज की वैल्यू है Q, इसकी वेलोसिटी है V, और अगर हम देखें तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड B, इसके पैरेलल मूव कर रहा है। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्या कह रहे हैं, अलोंग मूव करे, यानी कि पैरेलल मूव करे। पैरेलल मूव करने का मतलब थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास 0 डिग्री। अगर थीटा 0 डिग्री हो जाता है तो समझना एक बात को, जो फोर्स ये चार्ज फील कर रहा होगा वो बराबर होती है QVB साइन थीटा के। साइन 0 पुट कर दो, टोटल फोर्स कितनी हो जाएगी बेटा 0, जिसका मतलब इस चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लग रही। जब इस चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लग रही तो ऑटोमेटिकली इस चार्ज के ऊपर कोई वर्क भी नहीं हो रहा होगा, और जब कोई वर्क नहीं हो रहा होगा तो ऑटोमेटिकली ये कोई भी एनर्जी गेन नहीं कर रहा होगा आपके पास। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब फोर्स ही नहीं लग रही, वर्क ही नहीं हो रहा, तो कोई एनर्जी भी गेन नहीं हो रही। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन गया हमारे पास, ऑप्शन डी, नो एनर्जी। ठीक है बेटा,